केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ये थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं बाल विकास मानव विकास के बारे में। चैप्टर 2 में हमने वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ा है और अब है चैप्टर 3 है विकास का आधार क्या है, वातावरण एवं वंशानुक्रम। इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि विकास किस आधार पर हो रहा है और इसका आधार कौन सा है, वातावरण और वंशानुक्रम के द्वारा बालक और शिशु में जो विकास हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम के बारे में कि किस प्रकार वंशानुक्रम के द्वारा मानव का या बालक का विकास हो रहा है। वंशानुक्रम इसको कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, वंशानुक्रम की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि माता पिता के द्वारा जो गुण बच्चे में आते हैं वो सब क्या होते हैं, वंशानुक्रम होता है। क्या होता है ये कि माता पिता के द्वारा बालकों में आने वाले गुणों को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम क्या है कि जो गुण माता पिता के द्वारा बालकों में आते वो सभी वंशानुक्रम होते हैं। अब इस वंशानुक्रम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया वुडवर्थ। कौन सा वैज्ञानिक आया, वुडवर्थ। इसने क्या बताया वंशानुक्रम के बारे में कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक प्रेजेंट होते हैं जो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत के समय से प्रेजेंट होते हैं। इसने बताया कि बालक के वे गुण जो उसके जीवन की शुरुआत के समय जीवन की शुरुआत के समय उपस्थित होते हैं वे सभी कारक कौन से हैं, वंशानुक्रम में वे सभी कारक वंशानुक्रम है। मतलब इसमें क्या है कि वुडवर्थ ने बताया कि वे गुण जो बालक के जो जन्म हुआ है, जब उसके जीवन की शुरुआत हुई है उस समय जो गुण उसमें प्रेजेंट है वो सभी कौन से वंशानुक्रम है। और बालक के जीवन के समय कौन से प्रेजेंट होते हैं, जो उसके माता पिता से है, क्योंकि उस टाइम जस्ट बालक का जन्म हुआ है। और जन्म किससे हुए, माता और पिता दोनों के गुणों से मिलकर बालक का जन्म हुआ है। तो बालक में जो गुण उस टाइम जब उसके जन्म के समय जो गुण प्रेजेंट होते हैं वो सीधे उसके माता पिता से आएंगे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ बालक का जन्म हुआ है तो उसने वातावरण से भी कुछ सीखा नहीं, उसने खुद से अभी तक कुछ नहीं सीखा। उसका सिर्फ जन्म हुआ है, वो जन्म किसके द्वारा होता है, माता और पिता के द्वारा हुआ। तो उसमें उस टाइम पे जो गुण प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, वंशानुक्रम वाले, क्योंकि उसमें माता और पिता दोनों के गुणों का समायोजन होगा। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जेम्स ट्रेवर। एक दूसरा साइंटिस्ट आया जेम्स ट्रेवर। अब इस जेम्स ट्रेवर ने क्या बताया कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का अपने संतानों में स्थानांतरण वंशानुक्रम है। अब इसने क्या बताया कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का बालकों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। अब इसने क्या बताया कि बालक माता पिता से जो शारीरिक, मतलब जैसे हमें कोई बोलता है ना कि ये बच्चा अपने माता पे गया, ये बच्चा अपने पिता पे गया, इसकी आंखें इसके पापा के जैसी है, उसकी आंखें
उसके मम्मी के जैसे, या इसका नाक इसके पापा पे गया, इसके दादी पे गया। तो ये सब क्या है कि मतलब माता पिता के शारीरिक गुण, मतलब जो शरीर से संबंधित गुण होंगे, और जो मानसिक गुण। कोई हमें कहता है कि ये सोचने में, मतलब ये अपने पापा के जैसे इंटेलिजेंट है, ये इसकी शक्ल इसके मम्मी पे गई है, तो ये सब क्या उसके शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं। तो ये गुण जब माता पिता से संबंधित होते हैं, माता पिता से ये गुण बच्चों में आते हैं, तो वो सब क्या है, वंशानुक्रम है। तो सबसे पहले वुडवर्थ आया था। वुडवर्थ ने क्या बताया कि बालक के वे गुण जो उसके जन्म के समय प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब बालक का सिर्फ अभी जन्म हुआ है, मतलब जस्ट प्रसव या प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा होने के बाद, उस टाइम जो बच्चे में गुण प्रेजेंट होंगे वो सारे कौन से वंशानुक्रम वाले गुण हैं। तो उसने अभी तक वातावरण से खुद से कुछ नहीं सीखा। वो गुण, उसमें जो गुण होते हैं उस टाइम पे नेचुरल होते हैं, उसने कहाँ से सीखे, अपने मम्मी पापा से लिए। तो वो सारे गुण होते हैं वंशानुक्रम वाले। फिर आया जेम्स टैवर। जेम्स टैवर ने बताया कि बालक के जो शारीरिक गुण होते हैं, जो शरीर से संबंधित गुण होते हैं, और जो मानसिक गुण होते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता होती है, इंटेलिजेंसी होती, वो सब किससे आए, उसके माता पिता से आए। तो ये सभी क्या है, वंशानुक्रम है। फिर एक और तीसरा वैज्ञानिक आया, फिर एक तीसरा साइंटिस्ट था, उसका नाम था पीटरसन। कौन था, पीटरसन। अब इस पीटरसन ने क्या बताया, इसने बताया कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा और उसके पूर्वजों से जो भी स्टॉक प्राप्त होता है वो क्या है, वंशानुक्रम। इसने बताया कि व्यक्ति को माता पिता या फिर उनके जो पूर्वज होते हैं, पूर्वजों से जो स्टॉक प्राप्त तो यही क्या है, वंशानुक्रम है। तो अब पीटरसन ने क्या बताया कि बालक में जो गुण होते हैं सारे, मतलब जो भी स्टॉक होता है, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, गुण हो गया। स्टॉक का मतलब हो गया गुण, मतलब कि बालक में व्यक्ति को उसके माता पिता, उसके पूर्वजों से जो भी गुण प्राप्त होंगे, ये सब क्या है, वंशानुक्रम के। तीनों ने एक ही बात बताई है। इसमें कौन सी थी कि जब बालक का जन्म हुआ, उसके जीवन की शुरुआत के समय जो गुण होंगे वो क्या है, वंशानुक्रम है। बालक के जो शारीरिक और मानसिक गुण होंगे ये भी उसके मम्मी पापा से हैं, वो भी वंशानुक्रम है। बालक के जो गुण होंगे वो किससे आए, उसके माता पिता, उसके पूर्वजों से आए, वो भी वंशानुक्रम में। इन तीनों ने एक ही बात बताई है, कौन सी, वंशानुक्रम की। माता पिता के द्वारा जो भी गुण, जैसे भी गुण है, वो शारीरिक गुण भी हो सकते हैं, शरीर से संबंधित गुण होंगे, मानसिक गुण भी होंगे, वो सभी गुण क्या है, वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम क्यों, क्योंकि वो उसके माता पिता से है। जब बालक का जन्म हुआ उस टाइम पर जो उसमें गुण होंगे वो सारे वंशानुक्रम के गुण होते हैं। फिर इसके बाद है कि अब ये गुण तो आ गए, लेकिन अब ये गुण लाया कौन, इस गुण में ये जो वंशानुक्रम वाले गुण है ये इन बच्चों में आए कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग है कि वंशानुक्रम के वाहक, मतलब इन वंशानुक्रम को बालकों में लाता कौन है। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो गुण बालकों में आते हैं अपने माता पिता से, जो गुण बालकों में आते हैं वो सारे वंशानुक्रम वाले गुण होते हैं। अब ये इन गुण को बालकों में लाता कौन है, अपने आप तो आते नहीं है ना, कोई लाएगा तभी आएगा। तो अभी अगली हेडिंग है कि वंशानुक्रम के वाहक। वंशानुक्रम के वाहक। अब इनके वाहक कौन होते हैं, जैसे हम लोगों ने 10वीं तक साइंस अपने पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा होगा, एक नाम आया होगा जीन्स। जीन्स पढ़ा होगा। तो बच्चों में जो माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, जीन्स के द्वारा आते हैं। अब ये जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र नाम सुना है, गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब माता पिता से जो गुण बच्चों में आते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, जिन के द्वारा। इन जीन्स में सारे गुण होते हैं। ये गुण किसके होते हैं, माता पिता के। मतलब माता पिता के जो गुण बच्चों में आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, जीन्स के द्वारा। तो वंशानुक्रम का सबसे महत्वपूर्ण वाहक कौन सा है, जीन्स। और ये जीन्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र पर। ठीक है।
फिर और एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मानव जीवन में, मतलब जो मानव होते हैं, हम मानवों में गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, या फिर कह सकते हैं 23 जोड़ी, या तो 23 जोड़ी पूछे तो होते 23 जोड़ी, और ऐसे टोटल संख्या पूछे तो होते 46। माता के गुणसूत्र होते हैं, जो माता का गुणसूत्र होता है XX, और पिता का XY होता है। तो इनसे कौन सा गैमेट बना? X। इससे कभी तो बनेगा X, और या फिर कभी बनेगा Y, क्योंकि इनमें दोनों अलग अलग होते हैं और माता में दोनों सेम है, तो हमेशा सेम ही बनेगा। अगर पिता से X क्रोमोसोम आया तो क्या बनेगा? XX, और ये XX क्या होगी? लड़की। और अगर माता से X आया, क्योंकि माता से तो X ही आएगा, और पिता से Y आया तो क्या बनेगा? लड़का। तो लड़का और लड़की होना किस पे डिपेंड करता है? पिता पे डिपेंड करता है। तो ये क्या थे? वंशानुक्रम के वाहक थे। फिर इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है कि गर्भाधान, कि बालकों में माता पिता से ये सारे गुण आ गए। ये गुण किसके द्वारा आ गए? जीन्स के द्वारा आ गए, ठीक है। और ये जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। अब माता के क्रोमोसोम होते हैं XX, पिता के होते हैं XY, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन अब है, ये सारे गुण आने की प्रक्रिया कैसे, मतलब बालक का जन्म किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आज के इसके बाद की सबसे पहली हेडिंग है गर्भाधान। गर्भाधान, इसमें क्या होता है कि जो माता होती है या स्त्री के और पुरुष, ये होते हैं, इनमें क्या बनता है? इनका जो जनन अंग होता है वो है अंडाशय, और इनका क्या होता है? वृषण। स्त्री का जनन अंग होता है अंडाशय, ये होता है जनन अंग। स्त्री का जनन अंग अंडाशय, पुरुष का जनन अंग वृषण। अंडाशय में क्या बनेंगे? अंडाणु, और वृषण में बनेंगे शुक्राणु। ठीक है। अब स्त्री में अंडाणु बन गए, पुरुष में शुक्राणु बन गए। फिर इसके बाद प्रोसेस क्या होती है? इसके बाद क्या होती है, ये अंडाणु कहाँ आ जाता है? अंडाशय की फैलोपियन ट्यूब में। मतलब स्त्री के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय में ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर ये अंडाणु आ जाता है। और फिर क्या होता है, ये जो पुरुष का शुक्राणु होता है, ये किसके द्वारा? मैथुन या कॉपुलेशन के द्वारा ये भी किस में आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। मतलब ये शुक्राणु मैथुन के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में आ गए, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पहले से अंडाणु प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, मान लो ये अंडाणु है और शुक्राणु कैसा होता है? इस टाइप का होता है। तो ये तो है अंडाणु और ये है शुक्राणु। तो जब ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं तो क्या होता है, इसका जो शुक्राणु का जो सिर होता है वो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है, उसको ब्रेक कर देता है। किसकी? ओवम या एग की आउटर लेयर को ब्रेक कर देता है। ये आउटर लेयर को ब्रेक कौन करता है? शुक्राणु का हेड करता है। ये क्या होता है? हेड। तो ये शुक्राणु का हेड क्या करता है? ओवम या एग की जो आउटर लेयर होती है उसको ब्रेक कर देता है और इसमें एंटर हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अंदर एंटर हो गया। कौन अंदर एंटर हो गया? ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर एंटर हो गया। ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब इसका भी केंद्र, इसका भी केंद्र, ये दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाके क्या बनाते हैं? जाइगोट, या हिंदी में बोले तो युग्मनज।
युग्मनज बन गया, स्त्री के अंदर अंडाणु बना, पुरुष के अंदर शुक्राणु बना। शुक्राणु ये दोनों बनने के बाद मैथुन या कॉपुलेशन की प्रोसेस के बाद शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है, वेजाइना के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। फिर उसमें एंटर करने के बाद ये जो शुक्राणु होता है इसका हेड एग जो होता है, एग के आउटर लेयर को ब्रेक करके अंदर एंटर हो जाता है। अंदर एंटर करने के बाद दोनों का जो न्यूक्लियस होता है, दोनों का न्यूक्लियस होता है, ये दोनों फ्यूज हो जाकर जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं। फिर इस युग्मनज में क्या होता है, विभाजन होता जाता है। क्या होता है, अंदर कोशिका विभाजन होता है। इसमें इस जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है। फिर इस कोशिका विभाजन के द्वारा ये जाइगोट किस में बदल जाता है, भ्रूण में। कोशिका विभाजन के द्वारा ये जाइगोट भ्रूण या एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है, अब ये भ्रूण बन गया। फिर इस भ्रूण में क्या होता जाता है, वृद्धि और विकास होता जाता है। फिर इस भ्रूण में क्या होता है, वृद्धि या विकास होता जाता है। फिर क्या होता है, शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है। शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है। फिर 9 महीने की प्रोसेस के बाद ये पूरा भ्रूण एक नवजात शिशु में बदल जाता है और प्रसव हो जाता है। तो ये क्या था, गर्भाधान। स्टार्टिंग से देखते तो क्या होता है, स्त्री का जनन अंग अंडाशय होता है, उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। पुरुष का जो जनन अंग होता है वो वृषण होता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर कॉपुलेशन की प्रोसेस के बाद ये शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। फिर फैलोपियन ट्यूब में पहले से क्या प्रेजेंट होता है, अंडाणु पहले से प्रेजेंट होता है। ये शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। फिर अंडाणु और शुक्राणु पास आ जाते हैं। ये दोनों पास आने के बाद इसका जो हेड होता है, शुक्राणु का जो हेड होता है वो एग के आउटर लेयर को ब्रेक करके अंदर चला जाता है। ये इसमें एंटर हो गया। फिर ये क्या थी, वापस ये इसने एंटर कर दिया। शुक्राणु अंडाणु में एंटर होने के बाद ये मान लो यहाँ से एंटर हुआ है तो ये अंदर चला गया। फिर ये जहाँ से एंटर हुआ था वो वापस बंद हो जाती है, मतलब ये एग का जो आउटर लेयर है ये वापस बंद हो जाती है। एक शुक्राणु एंटर हो गया, फिर उसकी जो आउटर लेयर है वो बंद हो जाती है। फिर ये जो अंदर दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं, दोनों के जो केंद्रक होते हैं, वो दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। फिर इस जाइगोट में निरंतर कोशिका विभाजन होता जाता है। फिर इस कोशिका विभाजन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। फिर इस भ्रूण में क्या होता जाता है, वृद्धि और विकास होता जाता है। वृद्धि और विकास होता जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, शरीर के सभी अंगों का निर्माण होगा। पहले शरीर के अंगों का निर्माण होगा, फिर उस अंगों में विकास होगा। फिर इस 9 महीने की प्रोसेस के बाद किसका जन्म हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस थी, शिशु के जन्म की प्रोसेस थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक है गर्भाधान को नियंत्रित करने वाले तत्व। कि ये सारी प्रोसेस तो हो गई, लेकिन अब इस प्रोसेस के होने का कारण क्या है, इस प्रोसेस में कौन कौन से मेन फैक्टर काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।